अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमने अपने स्टूडियो में उन शख्सियत का इंतखाब किया है जो अमूमन लोगों को हॉट सीट पर बैठकर सवालात पूछते हैं। और कराची से इनका ताल्लुक है मशहूर व मारूफ एंकर और सहाफ़ी मुनीर मेमन। और इनसे आज हम कराची के हालात का भी पूछेंगे और पाकिस्तान की सियासत का भी हालात करेंगे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, कैसे हैं आप? आपको खुशामदेद गहरी नज़र में। वालेकुम सलाम रिजवान साहब, शुक्रिया आपका। और सलाम पेश करूंगा तमाम तर नाजरीन का। आपके जो यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुनीर साहब, आपका ताल्लुक कराची से है और आज हमने इसलिए आपका इंतखाब किया है कि आप हमें बताएंगे कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात का क्या मामला है और क्या मतलब इसका आउटकम है। क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या इत्तेहाद बनने जा रहा है और कराची का मेयर कौन होगा? आपने शाह साहब, मसला ये है कि सवाल ऐसा पूछ लिया है कि ये 3.5 करोड़ लोगों का मजाक अगर बनाया गया है इस सवाल के तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में आमतौर पे आप भी जानते हैं कि इलेक्शन एक पूरी साइंस का नाम है, लेकिन पाकिस्तान में जब इलेक्शंस की बात होती है तो इलेक्शन साइंस से बहुत ज्यादा बढ़ के होते हैं। इलेक्शंस दरअसल तो इलेक्शन ही जादूगरी, और कराची में ये जादूगरी हुई और हमने देखा। और यकीनी तौर पे जो पोलिंग कैंप्स के ऊपर जो नतज आए, जो पोलिंग कैंप के ऊपर जो रश था और जो पोल जिस अंदाज से आए, और फिर इन इंतखाबात से पहले भी जो सूरत हाल बड़ी वाजह रही कि पता था कि क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है मकबूलियत को देखते हुए। लेकिन जो नतज है उसने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि जो प्री पोल्स जो पोल्स हुए थे, जो अवामी सर्वेस किए गए थे, उनमें जो नतज एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के बीच में कहा जा रहा था कि एक बड़ा कड़ा मुकाबला हो सकता है। और कहीं ना कहीं आखिरी 2 दिन पहले, जब इलेक्शन से पहले जब पंजाब असेंबली का डिसॉल्व करने का मामला हुआ, उस मामले ने कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को एज जरूर दिया कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि वो वोटर जो होता है ना, वो चार्ज हो जाता है जब इस तरह की एक्टिविटी होती है। जी जी तो वो बिल्कुल। वोटर चार्ज हुआ, लेकिन माजरत के साथ कराची की जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसने बड़ी हद तक मायूस किया। हम्म। और कुछ इसमें बेयकीनी भी नजर आई, यकीनन के जिस वक्त बाइकआउट है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये एक सूरत हाल क्रिएट हम्म। की गई। हाँ, क्रिएट बहुत कुछ किया गया। मैंने अपने प्रोग्राम में भी कुछ सवालात उठाए थे। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो सवालात बता देता हूँ, क्योंकि वो सवालात बड़े अहम है और उनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं हमें। सबसे पहले सवाल ये होगा कि आखिरी लम्हे तक कि ये इंतखाबी अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान क्रिएट किया गया। वो किसने किया और वो किसको ज्यादा फेवर करता है, इस तरह का माहौल ये हम सब जानते हैं। तो इसके पीछे कार्रवाई होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि इलेक्शन से एक रात पहले बैलेट पेपर्स कैसे बाहर आ गए? कैसे वो बैलेट पेपर्स उन लोगों की तहवील में थे जिन्होंने रात गए बाकायदा पूरी मनसूबा बंदी के तहत? आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात में मार्जिन बहुत थोड़े होते हैं, 100, 200, 500 वोट्स मेरे ख्याल से गेम तब्दील कर देते हैं। एक बड़ी तादाद में बैलेट पेपर्स का बाहर आ जाना, इलेक्शन कमीशन की तहवील से बाहर आ जाना, उन लोगों के हाथों, उन अनासर के हाथों पहुंच जाना जो पूरे गेम को के ऊपर असरअंदाज कर रहे थे, पूरे के पूरे प्रोसेस को बिगाड़ रहे थे। आखिर ये कैसे हुआ? किसने इलेक्शन कमीशन तक उन लोगों की रसाई करवाई? और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया। और नोटिस। अगर मैं कहूं कि चंद हजार ये बैलेट पेपर्स अगर किसी पार्टी को मिल जाते हैं और वो बाकायदा मनसूबाबंदी करके हर यूसी में 200, 500, 1000 वोट्स की, मैं कहता हूँ 5000 वोट्स की भी अगर धांधली कर लेते हैं, तो ये इलेक्शन तो क्लियरली एक तरफा हो जाता है ना, क्योंकि आपका बलदियाती 20-22 इंतखाबात में परसेंट तो टर्न आउट है। 5,000, आधे से पांच ज्यादा हजार कराची जी, पांच को हजार तो आपने बहुत गिना बड़ी नहीं। बीस तादाद है। बाईस परसेंट टर्न आउट में तो फिर आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल। मैं तो बहुत बड़ी तादाद की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो बात बात भी कर रहा हूँ बड़ी तादाद की ना। मैं तो कह रहा हूं अगर आज 500 वोट की ऊपर भी अगर बात कर लें तो नतीजा तब्दील हो जाएगा। दूसरा मेरा एक और तीसरा जो सवाल है, ये तो दूसरा सवाल हो गया कि ये बैलेट पेपर्स कैसे निकले और इलेक्शन कमीशन कहां था जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी। तीसरा सवाल ये है कि जब पोलिंग के दौरान बहुत जगहों पे बेजाब्तगियों की इतलात आई,
वहां पे ऐसे मनाजिर देखे गए कि जो वोट कास्ट हुए हैं उनकी तादाद अगर 20 है तो बॉक्स के अंदर 200 या 250 वोट है। ये हम्म। कैसे हो गया, ये जादूगरी क्या है? और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। और उन जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन ने काम किया, अगर आपको पता हो या नाजरीन को पता हो तो बिल्कुल बताइएगा। चौथा अहम सवाल ये कि कराची में आपको भी पता है कि जब एक दौर था कि लाख लाख, सवा सवा लाख, डेढ़ डेढ़ लाख वोट एक शख्स को पड़ता था, एक पार्टी को पड़ता था, और उसका नतीजा चंद लम्हों में आता था। ऐसे घंटे डेढ़ घंटे में वो नतीजा अनाउंस हो जाता था। आज चंद हजार वोट पड़े और वोटर टर्नआउट भी कम था। ये नतीजा कैसे, इतनी ताखीर से ये नतीजा आया? और फिर इलेक्शन की रात को जब ये सारा कुछ हो रहा था, नतीजे जिस अंदाज से आ रहे थे, मुझे 2013 की याद आई कि 2013 में जिस अंदाज से पहले देखा गया कि नतीजे जो आ रहे थे वो उसमें ठहरे, उसमें एक ब्रेक आया, और फिर जब रात हुई, रात गए, जब सुबह हुई तो नतीजे अस्सर नौ तब्दील हो गए। यही कुछ देखने में आया। और उस रात भी बहुत से ऐसे मनाजिर देखे गए जहां पे हमने देखा कि वीडियोस आई हैं, एविडेंस मौजूद है कि ये बाकायदा धांधली की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन उस पर भी खामोश रहा। और यकीनी तौर पे एक बड़ा सवाल है कि अगर एक इनिशियल जो फॉर्म है वो फॉर्म अगर इजरा कर दिया जाता है उस पोलिंग बूथ की के मैनेजमेंट की जानिब से, तो वो कौन है और उसने ये सारे मामला हुए तो कैसे हुए? एक और सवाल ये भी है फिर कि इलेक्शन कमीशन ने जो अमला भेजा, जब इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उस अमले की तैयारी कैसे करवाई, कब करवाई, और अगर नहीं करवाई तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर बिना तैयारी के आपने कराची जैसे इतने बड़े इलेक्शन के हवाले से आपने मामला को आगे बढ़ा दिया, तो जिम्मेदार कौन है? इतनी बेजाब्तगियां हुई, कोई शिकायत आपको नजर नहीं आई, कोई कार्रवाई नजर नहीं है, तो फिर नहीं कोई तो तो वजह होगी। ये तो सबसे पीटीआई अहम वालों सवाल का ये तो पीटीआई वालों का काम था कि वो शिकायत करते या इलेक्शन कमीशन तक रसाई करते, तो सर, आपके पीटीआई की ख्याल से माजरत के उन्होंने साथ नहीं मैं किया। कहूंगा बात बुरी लगेगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए बात, हम कराची में रहते हैं, मैं माजरत के साथ बात कहूंगा बुरी लगेगी लेकिन बात सच है। कराची की लीडरशिप ने सिर्फ खान साहब की तस्वीर लगाई हुई थी, तस्वीर के आसर वो जिंदा थे। कराची की लीडरशिप की तंजीम की मैं बात करूं, तंजीम में आपको तहरीक इंसाफ के कराची की सतह पर आपको तंजीम नजर नहीं आती। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा स्टेक है इसका पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मीशत में, अगर यहाँ पे आपका स्टेक नहीं है, इतना आप वहां पे संजीदा नहीं, आपकी तंजीम साजी नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को रियलिटी चेक मिला, और ये बिल्कुल सही मिला। लेकिन एक सवाल में जो रह गया था वो भी ऐड कर दूं कि इतना सब कुछ हुआ, आपने भी देखे हो, मेरे ख्याल से कम 40 से 50 वीडियोस तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखी ना, कि वो वीडियोस लीक हुई या वीडियोस आई, उनमें वो लोग थे जो सारे अमल को सबोटाज कर रहे थे। आपके इल्म में है शाह साहब के, मुझे आप बता दें कि कोई एक शख्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया हो? और बड़ा आसान था ये गिरफ्तार करना। आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं, वो चेहरे मौजूद हैं, और वो पोलिंग जहां पे जो तनासुब है पोलिंग का, उससे ज्यादा वोट्स मिले, उन पोलिंग एजेंट से भी तफ्तीश की जा सकती है कि भैया ये आखिर कैसे जादू हुआ। लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने, सिंध हुकूमत ने, और मैं खास तौर पर रियासती इदारों की बात करूंगा, रियासती इदारों ने क्या किया, रियासती इदारों ने क्या कोई एक्शन लिया, या इस तमाम तर गोरख धंधे के ऊपर होता हुआ देखते हुए आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली? और अगर ये हुआ है तो फिर आप तैयार हो जाएं कि फिर ये इलेक्शंस जो हम आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, वहां पे ताकत होगी जिसके पास, उसी का कुछ होगा। और ये आपको एक कड़ी नजर भी आ रही है कि जो अब बात की जा रही है निगरान सेटअप की, पंजाब में निगरान सेटअप की बात हो रही है, जब आम इंतखाबात होंगे वहां भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के वफाक में इस्तीफे कबूल किए गए। वो एक स्ट्रैटेजी समझ आई है पीडीएम को कि हम इस तरीके से इलेक्शंस जीत सकते हैं, या इस तरीके से हम इलेक्शंस के बेशतर नताइज अपने फेवर में कर सकते हैं। तो ये कराची की मिसाल थी, टेस्ट केस था, मेरे ख्याल से इसमें पीडीएम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखें, अब मैं आपकी बात से जो समझा हूँ, आपका कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में, उनकी सुपरविजन में, ये जो भी इलेक्शन रिजल्ट्स हैं ये बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड किए गए। हाँ, आप ये कह सकते हैं निगरानी में, बल्कि सरपरस्ती में। सरपरस्ती और भी थी, और भी लोगों की थी, और भी इदारों की थी उन्हें।
तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन जब सरपरस्ती करता है तो वो खुद से तो नहीं करता, वो किसी ना किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे करता है। चले चले इस ये इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है इसके ऊपर हम बात करते हैं आगे चलकर। पहले मुझे ये समझाएं कि ये इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि एमक्यूएम ने दानिस्ता तौर पर या लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन के कहने पर बायकॉट किया, और उसके बाद फिर जो है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का जो आज एक प्यार मोहब्बत और रोमांस क्रिएट हो रहा है, ये सारा एक सोची समझी हिकमत अमली है? मैं आपके इस सवाल को दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं। पहले तो आपने एमकेएम का तस्करा किया, आपकी शरारत है और आप शरारती हैं इस हवाले से, तो चलें जवाब भी दे देते हैं। दरअसल एमक्यूएम, कराची के डायनेमिक्स में बात करूं ना, इस वक्त एमक्यूएम का कुछ मामला वैसा ही है जो मुस्लिम लीग नून का है। जैसे कि एमक्यूएम और नून लीग में एक चीज कदर मुश्तरक है कि आज नून लीग कहती है कि मियां साहब आएंगे ना, देखना हालत तब्दील हो जाएगी। मियां साहब आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब वो एमक्यूएम के कहते हवाले से हैं, भी ये है वो कि कहते हैं ना, एमक्यूएम, हाँ वो कहते ऐसे ही हैं कि कहते हैं, मियाँ जदू आवे भरम है, पता भरम है, जावे। भरम है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहते हैं मियाद दे नारे बजेंगे, वो बजेंगे या नहीं बजेंगे वो तो वक्त ही साबित करेगा। उसमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इलेक्शन से पहले तो ये बात कही नहीं जा सकती। लेकिन यही कुछ वतीरा एमक्यूएम का भी रहा है। एमक्यूएम ने माजी में ये कहा कि अल्ताफ हुसैन वापस आएंगे, अल्ताफ हुसैन पर कराची आएंगे और वो कराची को कराची में रह के वो दुरुस्त करेंगे, कराची के मसाइल का हल किया जाएगा। लेकिन वो एमक्यूएम ने वो नारा कई सालों दिहाइयों तक लगाया, लेकिन वो फिर वो उस नारे में से हवा निकल गई। अब एमक्यूएम के पास ये था कि देखना, ये एमक्यूएम जो बिखर गई ना, ये अगर मिल गई, अगर ये मिल गई तो फिर एमक्यूएम ताकत में आ जाएगी। फिर एमक्यूएम किसी को नहीं छोड़ेगी, फिर एमक्यूएम कबूलियत बहुत ज्यादा है। और आवाम कराची की तो आवाम है ही एमक्यूएम की, और कराची की सबसे बड़ी पार्टी लेबलाइज कर दिया है हमने कि एमक्यूएम कराची की सबसे बड़ी जमात है। मैं ये सवाल करता हूं उन दानिश्वरों से, उन सहाफी हजरात से, उन नाकिदीन से, भला ये तो जरा समझाएं कि कौन एमक्यूएम को कराची की सबसे बड़ी जमात कह देता है, कैसे कह देता है? इस शहर की कुल आबादी आज तक उसका तयन नहीं हो सका। और इस शहर कराची की अगर अब बात करें तो पंजाब के बेशतर शहरों के मुकाबले में कराची ने हमेशा वोटर टर्नआउट को कम रखा। सिवाय 2018 के जो इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि वोटर टर्नआउट कुछ बेहतर था। 2013 में वो भी खान साहब की जो पॉपुलैरिटी वेव थी उसकी वजह से हमने देखा कि वोटर टर्नआउट था। फिर वहां पे दूसरे अवामिल भी शामिल होते हैं, आपको पता है इंतखाबात में किस अंदाज से वोटिंग होती है। तो वो अवामिल को अगर हटा दें तो वोटर टर्नआउट दरअसल काफी काफी कम रहता है। इसका मतलब क्या है? कराची वालों ने ये तमाम तर सियासी कुव्वतों को रिजेक्ट कर दिया। आप एमक्यूएम की बात करें, एमक्यूएम के पास इस सिनेरियो में ये ऑप्शन ही नहीं था कि शायद वो इलेक्शन में जाते, क्योंकि अगर एमक्यूएम इलेक्शन में चली जाती तो एमक्यूएम क्या कहती, एमक्यूएम के पास क्या नारा था, एमक्यूएम के पास क्या कॉन्सेप्ट था कि एमक्यूएम अपने वोटर्स को राग़िब कर सकती है। और फिर सवाल यह है, एमक्यूएम को भी पता था अवाम की पल्स का। कहने को तो एमक्यूएम ने बहुत बार कहा, बरमला कहा कि कराची की आवाम हमारी है, हमारे साथ है, लेकिन जमीनी हकाइक से एमक्यूएम भी वाकिफ है। और क्योंकि तंजीमी ढांचा तो मौजूद है एमक्यूएम का, और आज ही 20 जमातों से बहुत ज्यादा बेहतर है। उनको इस बात का मेरे ख्याल से शायद अंदाजा हो गया था कि इलेक्शन में सूरत हाल कोई बेहतर होने नहीं जा रही। तो शायद उन्होंने इस बात को मतलब बेहतर आप ये समझा कि समझते हैं ये कि जो उन्होंने भरम है दानिस्ता कि अगर हम दानिस्ता इलेक्शन में तौर पे होते तो जी, कुछ और हो जाता, तो ये भरम कायम रह गया। मतलब उन्होंने एक हिकमत अमली ये इख्तियार की कि बेहतर है कि हम बाइकआउट भी कर दें, भरम भी रह जाए और भरम कायम रह आप गया, भी बस अपनी ये जगह पे यही समझ लें कि लेकिन एक भरम इसमें रह गया, अहम और मेरे ख्याल से अहम ऐसे ही। अहम बात का आपने जवाब नहीं दिया। क्या एमक्यूएम ने ये बाइकआउट, एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये बाइकआउट लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन के कहने पर दिया है? क्योंकि उनकी वीडियो आ चुकी थी एक, जिसमें उन्होंने कहा था नहीं, कि ये इसमें दो बच्चों चीजें हैं। बच्चों अ, बच्चों 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 करके हाँ, बात की थी, तो क्या बच्चों ने बात मानी हाँ, जहां पे कि? 2 पपियां भी दी गई थी, जी, दो तो पपियां बच्चों भी ने दी थी उनकी बात अल्ताफ हुसैन ने, मानी। वो वीडियो मैंने आप भी देखी थी। आप ये कहते हैं कि बच्चों ने बात मानी? बच्चे मानने पर मजबूर थे, हम्म, ये कह लें। बच्चों के पास शायद कोई और रास्ता ही नहीं था। और
आप लाख इख्तिलाफ कर लें, देखें जब ये एमक्यूएम बिखरी थी ना, तब हमने ये बात कई बार कही और ऑन रिकॉर्ड कही है कि इसका जो मुस्तकबिल है वो यही है कि ये सारे धड़े एक हो जाएंगे। और वही हुआ, फारूक सत्तार साहब भी जुड़े, फारूक सत्तार साहब को पार्टी से निकाला गया, फारूक सत्तार साहब के ऊपर बहादराबाद हेड ऑफिस के दरवाजे बंद किए गए। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी लीडर को उसकी पार्टी की जिसके नाम पे वो पार्टी रजिस्टर्ड है जी उसको जी उसी में ना जी। आने दिया जाए। वो कन्वेनर के और फिर होते मुस्तफा पर कमाल इलेक्शन साहब, कमीशन के फैसले पर हटाया गया। बिल्कुल। और फिर जिस अंदाज से मुस्तफा कमाल साहब ने वो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और वो उन्होंने रॉ का एजेंट ऑफ फला और ये और वो, और मैं तो ताज्जुब करता हूं, और कि मुस्तफा कमाल साहब कह देते हैं कि जिन बच्चों से हमारे मुल्क के बच्चे हैं इनसे गलत हो गया काम, तुम माफ कर दें, हमने तो कितनों को माफ किया, अफगानियों को माफ किया या तालिबान को माफ किया। लेकिन माफी अलग मामला है, माफी से पहले जरा निशानदेही तो हो जाए। आप जरा ये तो बताएं मुस्तफा कमाल साहब से, हम भी ये सवाल करते हैं अक्सर कि अ, इतने जो मासूम जाने कराची में गई उन माओ से जरा पूछ तो ना, आप माफी भले दे दें। माफी का बिल्कुल ठीक है, अगर हमें लगता है कि ये माफी से मुल्क में कोई बेहतरी है तो बिल्कुल माफी दी जा सकती है, लेकिन उन अभी माओ तो से या उन अभी तो भाइयों से या उन बहनों से तो पूछ लें जिनके भाई गए, जिनके जवान बेगुनाह मारे गए, नाहक कराची की सड़कों पे शहीद कर दिए गए, तो उनसे भी जरा पूछ लेते तो मेरे ख्याल से मुस्तफा कमाल साहब थोड़ी सी इस बारे में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादती सी कर गए। लेकिन ये जो आपने सवाल किया ना कि लंदन और कराची का, देखिए लंदन और कराची का गठजोड़ तो है, ये कहते हैं लोग, और इसके बारे में बहुत से लोगों की एक आम राय है कि गठजोड़ है। अब ये साबित कब होगा और ये खुल के कब सामने आएगा, ये वक्त तयन करेगा, और ये सही वक्त तयन करेगा। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में सियासत वक्त का नाम है, और जब वक्त मेरे ख्याल से इजाजत देगा और जब लगेगा एमक्यूएम को या एमक्यूएम को इशारा किया जाएगा कि अब आपने इस लाइन पे जाना है, तो शायद एमक्यूएम भी अपने कायद की वापसी का मुतालबा करेगी, और फिर बरमला ओपनली ये सारे मामला एक हो जाएंगे। तो इश्यूज हैं, एमक्यूएम में भी ये सोच पाई जाती है कि अगर बड़े साहब की उस तरीके से वापसी हो गई और फिर कोई रात के पहर में उन्होंने कोई बड़ी कैफियत में, कोई अलग सी कैफियत में उन्होंने कोई बयान दे दिया, तो फिर मेरे ख्याल से एमक्यूएम के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस वक्त अगर वो कोई बयान देते भी हैं तो एमक्यूएम कराची या एमक्यूएम पाकिस्तान उसको एंडोर्स करने की पाबंद नहीं है, लेकिन वंस ये आपने साबित कर दिया तो फिर आपको ये सारे बयान इंडोर्स करने। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब और आमिर खान साहब, ये तीनों चारों हजरात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब ने एक जुमला कह दिया कि हम शरीक क्या हुए, और वो जुमला एमक्यूएम से जोड़ा गया, वो एमक्यूएम की वाबस्तगी, क्योंकि फिर उस जुमले से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीछे नहीं हट सकते थे। तो ये एक फैक्टर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो एक माइंड सेट है। फारूक सत्तार साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें तो सूबाई क्यादत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए और हमें वफाक से भी अलग हो जाना चाहिए। उसी वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने माइक को हटा दिया उनके आगे से और उनसे कहा कि आप इस तरह का स्टेटमेंट ना दें। ये फारूक सत्तार का आपको तो कह सकते थे, अल्ताफ हुसैन को ये कह सकते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी। उनकी खुद की जो पार्टी सदारत है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। एमक्यूएम के कारकुन जानते हैं कि वो किस अंदाज से उन्होंने पार्टी फिर वो बड़े सारे सवाल, मेरे ख्याल से बात निकलेगी तो बहुत दूर तक अच्छा जाएगी। चले इसको इसके अंदर एक चीज और मुझे वाजे करते, क्या आपको एमकेएम के जितने भी ग्रुप्स हैं इनका जो अभी एक गैर फितरी इत्तेहाद समझ लें, क्योंकि इनके इख्तलाफात बहुत आगे तक चले गए थे, तो ये जो एक इत्तेहाद इनका हुआ है, आप समझते हैं कि इत्तेहाद कुछ लंबा अरसा कायम रह सकेगा? अगर इलेक्शंस करीब हैं तो फिर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा, और इलेक्शंस का नतीजा, या आप ये कह लें कि इलेक्शन से पहले कुछ डेवलपमेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है कराची के एतबार से, वो देखी जा रही, मॉनिटर की जा रही। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इत्तेहाद का ग्लू है ना, ये इत्तेहाद की एलपी आपकी इलेक्शंस तक जरूर चलेगी, और कोशिश यही है, यकीन दहानियों की बेस पे मैं बात कह सकता हूं कि जो यकीन दहानियां कराई गई हैं कि अब आप एक हो जाएं और कराची को फिर मामला को यकीन संभालने की दहानियां बात की जा किसने रही है। कराई हैं? तो अगर यकीन दहानियां किसने कराई हैं?
देखिए किसी ने तो कराई है कि कराची से अगर तहरीक इंसाफ को आपको माइनस करना है तो कराची में आपको एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में से दो में से किसी एक की बात होगी तो फिर एमक्यूएम को स्ट्रांग करने की बात ज्यादा होगी, क्योंकि जो इदारे, जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर शख्सियात है ना, वो नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी को कराची भी दे दिया जाए, क्योंकि अगर कराची भी पीपल्स पार्टी को दे दिया गया तो पीपल्स पार्टी के लिए परफॉर्मेंस की कोई वजह वजह नहीं रहेगी। अभी तो कराची एक ऐसी आवाज है जहां पे पीपल्स पार्टी प्रेशर में आके काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे मामला तो फिर मेरे ख्याल से सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। तो ये वजह है कि कहीं ना कहीं इशारे हैं और कुछ उम्मीदें हैं कि कराची की सूरत हाल बेहतर होगी और कराची हवाले वापस से किया जाएगा, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को निकालना है तो ये काम तो होना है। अच्छा, एक मुख्तसर सा ये भी जवाब दे दें कि एमकेएम के इस बाइकआउट से एमकेएम को कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क तो पड़ा है। आपने देखा कि कराची के लिए दो मेयर का नारा लगा। शायद ये आम हालात में लगा होता तो एमक्यूएम ने इस पर पूरा शहर बंद कर दिया होता। ये बात समझ रहे हैं आप? अगर इतनी बड़ी बात हुई और एमक्यूएम खामोश है और महज वसीम अख्तर साहब ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट तो खत्म हो चुका है और एमक्यूएम ने अपनी सियासी साख को काफी ज्यादा डेंट पहुंचा दिया। अगर इस मौके पे एक बार फिर से मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब आ जाते और बड़े दो टोक अंदाज में ऐलान करते कि जरूरत है तो करके दिखाओ, जो फारूक सत्तार साहब ने कहा था ना कि हम शाहरा फैसल बंद कर देंगे, हम शाहरा फैसल बैठ जाएंगे, हमारे हम इलेक्शंस में नहीं होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते थे ना कि अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है। ये बात मेरे ख्याल से जब कराची की तकसीम की बात हो रही थी तो फिर इनको आना चाहिए था। वसीम अख्तर साहब का नहीं आना था, तो क्यों नहीं है? और फिर सवाल है कि जैसे ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात गए, रात 12:30 बजे, इलेक्शन से एक चंद घंटे पहले आपने बॉयकॉट का ऐलान किया, उस दिन से अभी तक एमक्यूएम की कोई भी सीनियर लीडरशिप नहीं मंजर आम पे आई। और जिस तरीके से आनी चाहिए कि एक साथ सारे लीडर आते, वो नहीं आए उस तरीके से। क्यों चले नहीं आए? एमकेएम कहां चले गए वो सारे चले लीडर? एमकेएम इसका से जवाब तो कराची में जो एमक्यूएम के फॉलोअर्स हैं वो जरूर लेना चाहेंगे। अच्छा, एमकेएम से अब हम आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि अभी प्रोग्राम का टाइम थोड़ा रहता है और हमारे पास बात करने के लिए काफी मामलात हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब पीपल्स पार्टी को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का क्या सूरत हाल चल रही है, उनका जो इत्तेहाद हो रहा है, जमात इस्लामी क्या करना चाह रही है, जमात इस्लामी इक़्तिदार में आना चाह रही है और पीपल्स पार्टी इसको रोकना चाह रही है। कुछ समझाएं ये सूरत हाल, जरा मुख्तसर थी ताकि फिर हम मुल्क की चाबी। मैं बड़ा शॉर्टली बताता हूँ। इक्वेशन बड़ी सिंपल है शाह साहब, कि जमात इस्लामी को अगर कराची में काम करना है तो उनको ये सोच है कि एक फिक्र पाई जाती है कहीं ना कहीं हलकों में कि उन्हें सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। फंड्स का इजरा भी आसान हो जाएगा क्योंकि काफी अरसे की मेहनत है और जमात इस्लामी ने इस पूरे अरसे में काफी एफर्ट किए। और अगर एक बार फिर से इलेक्शन जीतने के बाद, मेयर बनने के बाद भी अगर जमात इस्लामी को वही एफर्ट्स करनी पड़े तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई बेहतर सूरत हाल नहीं होगी। तो जमात इस्लामी में कहीं ना कहीं ये सोच पाई जाती है कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं, इत्तेहाद करके वो कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से मामला तय कर लेते हैं तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसका एक उसकी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट वही होगी कि अवामी मकबूलियत। और अगर इतनी तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ फिर से अगर जमात इस्लामी देखी तो फिर अपने वोटर्स को शायद कहीं ना कहीं मायूस जरूर करेंगे। और सिराज बख्श साहब ने जो बयान भी दिया, मेरे ख्याल से उसके बाद तो शायद अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो कराची में जो वोटर है जमात इस्लामी का, वो मायूस होगा और फिर वही होगा, टग ऑफ वॉर होगी। क्योंकि अगर डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पर समझ लूं, तो फिर किसने काम किया और किसने नहीं किया ये तो मेरे ख्याल से वाजिफ हो नहीं सकेगा। जबकि पीपल्स अच्छा। पार्टी के एंगल से बात करें तो पीपल्स पार्टी अभी पर उम्मीद है। और जब ये मेयर की बात होगी तो पीपल्स पार्टी आप अभी भी कोई जादू जरूर दिखा सकती है। ओके। अच्छा, मुझे मेमन साहब अब एक बात और ये बताएं कि पीटीआई कहाँ पर खड़ी है, और लोकल बॉडीज इलेक्शंस में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना होने की वजह से पीटीआई को कितना नुकसान पहुंचा है मुल्क की सतह पर?
मेरे ख्याल से इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहना चाहिए तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ, मैं अगर आपको कराची की आवाम की बात करूं, कराची की आवाम में एक ये फीलिंग पाई जाती है कि उन्हें बिट्रे किया गया। उन्होंने खौफ के बुत को तोड़ते हुए तहरीक इंसाफ को वोट दिया, बड़ी तादाद में वोट दिया। और मैं आपको बता दूं 2018 में अवाम ने अपने वोट पे पहरा भी दिया था, उन्होंने चोरी नहीं होने दिया था मैंडेट। और इस बार अवाम ने दिखाया कि थोड़ी सी अवाम उस तौर पे थोड़ी सी पीछे हटी है, तो फिर तहरीक इंसाफ कहीं आपको कराची में उस तरीके से नजर नहीं आई। तो तहरीक इंसाफ के लिए ब्लेसिंग है। और मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए रियलिटी चेक भी है कि अब कराची की जो लीडरशिप, उसको सिर्फ टीवी टॉक शोज पर आके बात नहीं करनी होगी, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। नेशनल असेंबली की क्यादत को नेशनल इश्यूज में आगे आना होगा। आपको बहुत सी क्यादत तो कराची की नजर ही नहीं आती बेशतर मामला के ऊपर। बल्कि आपको मजे की बात बता देता हूं कि जब तहरीक इंसाफ ने अप्रैल 2022 में इस्तीफे दिए, तो जो पहले इस्तीफे कबूल हुए उसमें बेशतर, उसमें 3 बड़ी सीट थी कराची की। तो ये फील किया गया ना कि कराची के मामला थोड़े से नरम गरम हैं और कराची की नशिस्तें कमजोर हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को अब जागना होगा और खान साहब को खास तौर पर कराची में मत लगाना होगा। कराची के अवाम खान साहब से अच्छा इस हवाले से अच्छा, भरपूर मेमन साहब, नाराज है। अब मुझे नहीं याद पड़ता अब कि आ इस जाए आप, अरसे में क्योंकि कि कोई रात हमारे खान पास साहब ने वक्त कराची में कम है, गुजारी। हमारे पास वक्त कम है। मैं चाहता हूं कि मुख्तसरन आप ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत किस सूरत हाल से दो चार है, और खान साहब की सियासत कहाँ पर खड़ी है, खान साहब क्या करना चाह रहे हैं, और आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। हमारे पास 2-4 मिनट है, उसके अंदर आप वाजे कर दें प्लीज। मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, तीनों बड़ी सियासी जमातें, उनकी अपनी अपनी सोच है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है कि अगला वजीर आजम बिलावल होना चाहिए, और वो किस तरीके से होगा वो रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जरदारी साहब आपको पता है मास्टर इस हवाले से वो अपने एंड पे भरपूर कोशिश करें। नून लीग, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो इतलात हैं वो फोकस कर रही है कि किसी भी तौर पे मियां साहब की वापसी और किस के हवाले से मामला को हल करवाया जाए। जबकि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बड़े इम्तिहान में है कि खान साहब की नाअहली के अगर मामला हो जाएं, तो किस तरीके से खान साहब को आईनी तौर पर बाइख्तियार रखा जाए कि खान साहब के हाँ और ना में पार्टी के फैसले होते रहें। और जैसी तहरीक इंसाफ जो उम्मीद लगा रही कि वो एक मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत जाएगी, और तो फिर वो जो खान साहब के हवाले से नाअहली के जो मामला होंगे उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल जो आपने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं, इलेक्शंस ख्याल से अब इनविटेबल हैं, इनको आप इनसे मुंह नहीं फेर सकते। इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, ये इदारों में भी बात बड़ी क्लियर है, आपके दोस्त ममालिक ये कह चुके हैं कि अगर आपको हमसे ताउन चाहिए, आपको अपने मुल्क में एक स्टेबल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट लानी होगी। हुकूमत के पास ऑप्शंस नहीं बचे, और मेरे ख्याल से इलेक्शंस होंगे, और शायद ये इलेक्शंस आपके जून एंड नहीं तो जुलाई के इब्तिदा में हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जुलाई के इख्तिताम पर इलेक्शंस होंगे, तो ये हुकूमत किस तरह खत्म होगी? जुलाई के महीने में हो जाएंगे। जुलाई के महीने में होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 महीने तक, 3 महीने तक ये हुकूमत रहेगी, उसके बाद इलेक्शंस का ऐलान होगा। नहीं, देखें, हुकूमत, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत चाहती तो है कि वो बजट बजट दे दे। लेकिन अगर ये जो 90 दिन का पीरियड है ना, जो हुकूमत ने भी इस्तीफे कबूल कर लिए, उस 90 दिन के पीरियड में मेरे ख्याल से हुकूमत एक बड़ा फैसला कर जाएगी कि इलेक्ट असेंबलियां कब तहलील होनी है। और हो सकता है इस 90 दिन के अरसे में असेंबलियां तहलील हो जाएं। तो जैसे ही असेंबलियां तहलील होंगी, तो ये जो 70 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप ऑटोमेटिकली जब फ्रेश इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो वो जुलाई का महीना बनता है एज पर कैलकुलेशन। और गवर्नमेंट जो देना चाहती थी, गवर्नमेंट बजट की सूरत में ऑलरेडी इंपोज कर देगी। तो फिर नहीं, गवर्नमेंट के देखें पास ना, जो मामला देखें हैं वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगे। आप ये बताइए ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, तो 90 दिन एक इंटरिम गवर्नमेंट तकरीबन काम तो करेगी ना। तो फिर आप इसका इसका इलेक्शन की अनाउंसमेंट आप कब तक देख रहे हैं? बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं दो बातें कह रहा हूँ शाह साहब, मैं दो बातें
मैं मैं बता रहा हूं, दो बातें कह रहा हूं। अभी जो 70 सीटों पे जो इस्तीफे कबूल हुए, उन सीटों के ऊपर 90 दिन में इलेक्शन कराना है। ठीक है, अगर आप 90 दिन को आज से कैलकुलेट करें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की 10 या 12 तारीख जो तजवीज की जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर ये इलेक्शन होने, यानी कि रमजान का महीना होगा। अब मैं जो कह रहा हूं कि इस 90 दिन के अंदर हो सकता है असम्बलियां तहलील हो जाए, और हो सकता है 90 दिन में एक दिन पहले या 2 दिन पहले असम्बलियां तहलील हो जाएं, ताकि इन सीटों के ऊपर इलेक्शन ना कराना पड़े जिन सीटों की इस वक्त बात की जा रही है। या फिर उसमें कुछ और 2, 5, 10 दिन का आगे पीछे का जो फर्क निकाल के इलेक्शन असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, और फिर एक इंटरनल गवर्नमेंट जो कि 90 दिन के लिए होगी। फिर आप अगर उस तरफ जून और जुलाई, जुलाई के मिड में आपको ये लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, ये कानूनी भी तौर पे मुझे लगता है कैलकुलेशन बैठती है। और जो पोजीशन है इस वक्त, उस पोजीशन के एतबार से भी यही सूरत हाल वाज़ेह हो रही है। गवर्नमेंट ने अगर इलेक्शन नहीं कराना होता ना शाह साहब, तो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल ना करती। गवर्नमेंट आ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और गवर्नमेंट अपना निगरान सेटअप अपनी मर्जी का लाके ये इलेक्शंस करवाए, इस्तीफे कबूल के, और मंडे को आज हम इतवार में दाखिल हो चुके हैं, मंडे या ट्यूजडे। जी जी। शाह साहब। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, उनको नाअहल किया जा सकता है? उनके लिए कोई गवर्नमेंट परेशानी जो कर रही है, साथ जो भी अभी है जितने मामला चल रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर कुछ इनका प्रोग्राम है कुछ इस तरह का करने का? देखें, जो मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ, जो आपकी आवाज में एक डिस्कनेक्शन हो गया था, जो मैं समझ पाया कि आप हुकूमत का इरादा जानना चाहते हैं खान साहब के हवाले से, कि क्या खान साहब को नायल किया जाएगा या नहीं। हुकूमत में सोच तो पाई जाती है कि जो मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें, दो हिस्सों में है। मरीम नवाज साहिबा का जो ग्रुप है ना, वो चाहता है कि अगर मियाँ साहब नाअहल है तो खान साहब को भी नाअहल होना पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब अप्रैल में खान साहब असेंबली से खान साहब को जब निकाला गया था, और बल्कि वजीर आजम हाउस से जब निकाला गया था, उसके नेक्स्ट डे जो रिएक्शन आया था, उस रिएक्शन को सोचते हुए हुकूमत कोई बड़ा दाम नहीं ले पा रही। हुकूमत को सिर्फ इस बात का ये खौफ है, कहीं ना कहीं सोच रखती है हुकूमत ने, कि अगर खान साहब के हवाले से कोई इस तरह का अमल हुआ, तो हो सकता है वो खान साहब की फेवर में चला जाए। और फिर अगर खान साहब ने इलेक्शन ही जीत ली, तहरीक इंसाफ ने मेजोरिटी में इलेक्शन जीत लिए, तो फिर इस तरह के फैसलों को रिवर्स करना बहुत आसान होता है। लेकिन एक चीज मैं ऐड और कर दूं, आप खान साहब के हवाले से बात करें, मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, और आप लिख लीजिए इसको। सुलेमान शहबाज साहब के आज आपने देखा कि सारे मामला और मुकदमात को, वो सारे मामला, अब हुकूमत के लिए एक चैलेंज ये है कि हुकूमत चाहती है, अगर इलेक्शंस की डेट खान साहब को चाहिए, तो इस बात को श्योरिट किया जाए और गारंटी दी जाए कि जो NRO 2, या जिसको जो भी आप अल्फाज कहना चाहते हैं, कि हुकूमत के जो भी केसेस माफ हुए, आगे चल के उन केसेस के ऊपर कोई वो कार्रवाई नहीं रिवर्स होगी। नहीं होगा, ये वो बड़ी रिवर्स नहीं खबर दे होगा। रहा हूं मैं आपको शाह साहब। जी, वो रिवर्स वो नहीं रिवर्स नहीं होंगे। होगा। हाँ, वो रिवर्स नहीं होंगे, और हुकूमत इलेक्शंस इस शर्त के बाद तारीख भी देने के लिए तैयार है। और हुकूमत लेकिन जैसे इसमें इस हवाले से इसमें मामला तय हो इसमें जाते हैं, मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग से बात हुकूमत तो फिर इलेक्शन से बढ़ जाएगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल तो फिर ये पैदा होता है कि क्या आप समझते हैं कि खान साहब इनके साथ कोई बात करेंगे और इस तरह का रिलीफ देने पे राजी हो जाएंगे? मेरे ख्याल से खान साहब, इसमें सवाल नहीं है, खान साहब का सवाल नहीं है। ये रिलीफ अगर कहीं और से मिलना है, तो फिर वो मामला वहीं से होंगे। और रियासत में आगे चलना है, अब वो एक कॉस्ट के साथ चलती है या इग्नोरेंस के साथ चलती है, या मतलब आप यहाँ पर पाकिस्तान मैं में आपकी कोई नई बात ये बात नहीं। समझाऊं कि ये आप एक नया रुख आपने बता दिया है कि बेसिकली हुकूमत की जो बातचीत चल रही है वो किसी और के साथ चल रही है, उसमें खान साहब का कोई अमल दखल नहीं। सभी की बातचीत किसी और के साथ चल रही है, सिर्फ हुकूमत की नहीं। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने और आपने बहुत अहम मालूमात हमें फराहम की।
नाजरीन, जिस तरह आपने सुना, एंकर मुनीर मेमन साहब ने काफ़ी तफसील से हमें सारी सूरत हाल समझाई। कराची में क्या हो रहा है, मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, तमाम पार्टी जोड़ तोड़ में लगी हैं और उनका अब लाया अमल अगले इलेक्शंस के लिए तैयार हो रहा है। इसी हिसाब से आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बन रहे हैं और एक दूसरे को तोला जा रहा है कि अगले इलेक्शंस के लिए कौन किसके लिए सूदमंद साबित होगा। तमाम अहम बात इन्होंने एक ये भी जरूर कही कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून अपने यंग किसी उम्मीदवार को लाना चाह रही है। तो सूरत हाल एक अजीबो गरीब किस्म की है। ताहम हम यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस माशी सूरत हाल से भी निकले और इस सियासी बहरान से भी निकले, और हमारे मुक़्तदर इदारों को ये बात समझ आए कि अब मुल्क मजीद किसी भी किस्म की डिले, किसी भी किस्म की मुआशी सूरत हाल को मजीद खींच कर नहीं चलाया जा सकता। तो बेहतर है कि आप सारे मिल बैठ कर इस बात का फैसला कर लें कि पाकिस्तान को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। अपने मेजबान रिजवान शाह को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।